So, good evening, everyone. I'm Dr. Mrunmayee Koltharkar, CEO and founder of The Pulmonary Rehab and Caring Conversation. हर बार की तरह हम इस बार भी we have brought another insightful session. हम हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, समथिंग विच इज इन सीजन डेफिनेटली. बारिश का सीजन है, चाय पकोड़े ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, जो कुछ हमें चीजें करनी भी है. हाउ टू टेक केयर ऑफ नॉट टू लैंड अप इन इन्फेक्शंस. ह्यूमिडिटी है जो हमें दिक्कत देती है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आती है ह्यूमिडिटी की वजह से. नॉट ओनली दैट बट बहुत सारे इन्फेक्शंस भी कॉमन होते हैं ड्यूरिंग मानसून. सो इसलिए हम इस बार अलग से टॉपिक लेके आए हैं कि सांस लेने में आसानी कैसे रहे इस मानसून. सो वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन टिप्स टुडे and it's a very special session, I would say, with Dr. Pranali Patil, who is very experienced and a compassionate expert in the field. ये ना कि सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट है from DY Patil Medical College in respiratory medicine, but she brings quite a lot of experience, both adult and pediatric respirology में. And she's worked extensively, बहुत सारे reputed hospitals में इन्होंने काम किया हुआ है. अलग अलग cases, right from ILD, fibrosis, COPD, TB, asthma, allergies, sleep apnea जैसे disorders, एंड और भी बहुत कुछ. शी इज स्किल्ड इन वेरियस प्रोसीजर्स जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, एबीजी एनालिसिस है, पल्मोनरी फंक्शन है. एंड करंटली शी इज बेसिकली प्रैक्टिसिंग इन वसई विरार एरिया. एंड ये फाउंडर है, डायरेक्टर है ऑफ श्वास चेस्ट क्लिनिक. She is very deeply committed, I would say, to quality lung care. I can definitely vouch for that. I'm very grateful to have her here today कि ताकि अपने practical actionable advice हम सब लोगों को दे कि lung patients को especially कैसे हम ध्यान रख सके इस monsoon season में. So where usually symptoms है वो बहुत flare up होते हैं, infections होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं. Please join me in welcoming is Dr. Pranali Patil. Dr. Pranali, all over to you. मैं सब लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने ऑडियोज फिलहाल के लिए म्यूट रखिएगा. हम क्वेश्चंस भी डेफिनेटली लेंगे. वी विल मेक श्योर दैट विल टेक ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपको इनिशियली क्वेश्चंस चैट बॉक्स में रखने हैं तो चैट बॉक्स में रखिएगा एंड वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड. सो ऑल ओवर टू यू डॉक्टर प्रणाली. Hi, am I audible, visible? You are audible, but yes, you're visible as well. And how about my your slides? PowerPoint is also visible. Let everyone see you. Yes, सब लोगों को perfectly able to see the PowerPoint and Dr. Pranali also, I guess. Yes, we are good to go ahead. Thank you, Dr. Mrunmayee, for the kind introduction and another opportunity. We have both of us have been very busy, so it's very much fun to be back and working together and creating awareness, because that's what something both of us are passionate about, right? That creating awareness, giving the right information, and making things simpler for our patients who have lung disorders. So, thank you for giving me the opportunity. Thank you, Dr. Pranali. Dr. Pranali, just one request we'll have to use is Hindi and English both, क्योंकि कुछ पेशेंट्स है जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आती है और कुछ पेशेंट्स है जिन्हें हिंदी नहीं समझ आती है. तो प्लीज एक रिक्वेस्ट, जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप दोनों लैंग्वेज में इफ यू कैन, दैट वुड बी रियली स्वीट ऑफ यू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये तो अपनी बातें थी तो आई इन अ फ्लो आई सेड इट इन इंग्लिश. बाकी सारा इंफॉर्मेटिव जो भी रहेगा वी विल स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी टू सिंप्लीफाई थिंग्स. Thank you so much. It will be easier for all of us. Yes. So now I won't interrupt. I will keep my video and audio off all over to you. We will take the questions at end. Okay. No worries, no worries. Yeah. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी स्केर्ड विद आप ये लाइटनिंग का फोटो और वो सब देख के डरिए मत. आपको डराने के लिए नहीं लाया है. इट्स समथिंग फोटो देखा एंड क्लिक्ड भी कि जैसे बादल छाए जाते हैं तो हमारे फेफड़े के पेशेंट और
अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी के पेशेंट्स को भी थोड़ा सा डर सा लगता है, थोड़ा सा मायूसी महसूस करते हैं, बिकॉज द एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है। तो वो जैसे अंधेरा हो जाता है, उधर से थोड़ा रोशनी आता है तो हमको थोड़ा अच्छा फील होता है, सनलाइट आता है तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे सन तो मैं नहीं ले पाई, मैंने बहुत ढूंढा वैसा फोटो देखने का कि बहुत बादलों में थोड़ा सा सन दिखे, पर वो नहीं मिला। तो ये लाइटनिंग का सोचा कि इवन दो आपको ये काले बादलों से डर लगता होगा, लेकिन हम कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स बुलेट्स लाएंगे और आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, सो दैट आपको ये लाइटनिंग की तरह बीच बीच में थोड़ा सा आपको प्रकाश देते रहेंगे। दे कैन गाइड यू, आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लंग्स इन मॉनसून। ओके, लेट्स गो अहेड विद दिस। कुठे आला हे ओके, सो अभी मॉनसून, हाउ इट अफेक्ट्स आवर लंग्स, हमारे लंग्स को मॉनसून से क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो कौन से एजेंट्स है जो हमारे लंग्स को थोड़ा परेशान करते हैं। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी, कुठे गेला? डैम्पनेस, झाला झाला मी केला. Just संगीता, one second, just one second. This is the very. I'm keeping you on mute, नाही अरे बोला मोठा. Sorry, Dr. Pranali. I think there's no patient. issues. I understand she's struggling with the technical thing. It's okay. So, how monsoon affects our lungs? हमारे फेफड़े को मॉनसून में कौन सी चीजों से परेशानी होती है। तो ह्यूमिडिटी है, डैम्पनेस है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न, हवा से होने वाले इन्फेक्शंस और पानी से होने वाले इन्फेक्शन से हमको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, किन कारणों की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है बारिश में। और एयर पोल्यूशन, जब हवा में बादल छा जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो एयर क्वालिटी बदल जाती है। हवा का जो डायनामिक्स है, हवा का जो क्वालिटी है, हवा का जो टेक्सचर है, डेंसिटी है, वो सब बदल जाता है। और वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम तो कुछ मेटेरोलॉजी का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम लंग्स और यू मॉनसून का डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मॉनसून में जो बदलाव आते हैं, उनके हवा में जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हमारे फेफड़ों पे थोड़ा असर होता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो हम आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वैसे ये चीजें डिस्कस करेंगे। और हवा के डायनामिक्स से जब बदल जाते हैं, तो बाहरी एयर पोल्यूशन का भी हमारे फेफड़े पे अलग प्रभाव होता है, और इंडोर एयर क्वालिटी भी हमारी खराब हो जाती है। सबने घर में देखा होगा कि जब बारिश आती है तो हमारे घर में थोड़ा सा धूल ज्यादा दिखने लगती है। जब हम कचरा निकालते हैं, स्वीपिंग करते हैं, तो वो जो कचरा निकालते हैं उसका टेक्सचर भी कुछ अजीब सा लगता है। या फिर सबका फेवरेट, जब ऊपर देखते हैं बल्ब के बाजू में या कहीं कोने में, तो हमको कॉब वेब्स नजर आते हैं, स्पाइडर का वेब नजर आता है, राइट। वो हमको समझ ही नहीं आता कब स्पाइडर आया और कब वो घर किया, और हम देखते रह गए, और वो काला भी हो गया, उसमें माटी भी चिपक गई। ये कब हुआ, इतने शॉर्ट टाइम में कब हुआ। सो दैट इज व्हाट द थिंग अबाउट मॉनसून्स and air changes or indoor quality. Okay, so let's go ahead and discuss further. तो ये तो सबको पता है, अपना मॉनसून्स में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जैसे कि गर्म सूरज जो होता है पूरे समर में, वो अ, धरती से, समंदर से, नदियों से, नालों से जो है पानी ऊपर उठा लेता है। तो ये प्रोसेस में समर में इनिशियली प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन एक सर्टन लेवल का जब क्लाउड और वो जब बन जाता है, एयर वेपर जब ऊपर चले जाते हैं, सर्टन टाइम के बाद वो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन होता है। और जब ये स्लो डाउन होता है प्रोसेस, तब हम उसको फील करते हैं। हम कैसे फील करते हैं, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमको कुछ गरम गरम फील होता है, सफोकेशन सा लगता है, चिड़चिड़ सा लगता है, पसीना छूटते रहता है। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, राइट। तो ह्यूमिडिटी वजह से क्या होता है कि अपने सांस की नलियां जो होती है नॉर्मली ऐसी होती है, फेफड़ों के नलियां नॉर्मली ऐसी होती है, और सेंसिटिव एयरवेज थोड़े से और
शर्मीले होते हैं, टच मी नॉट प्लांट की तरह, वो थोड़े और सिकुड़े हुए होते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी और सिकुड़े हुए नली को थोड़ा सा और परेशान कर देती है, और परेशान करने की वजह से वो थोड़ी मुरझा जाती है, शर्मा जाती है और छोटी हो जाती है। तो मॉइस्ट एयर नैरोज द एयरवेज एंड मेक इट हार्डर। तो नली जब छोटी हो जाती है तो सांस के मरीज जो होते हैं, जैसे कि अस्थमैटिक, सीओपीडी, आईएलडी पेशेंट्स है, वो उनको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि पहले से ही नलियाँ छोटी है या फिर उसमें सूजन है। तो आपको और छोटा नलिया होने की वजह से सांस लेने में, छोड़ने में दिक्कत महसूस होती है। उसके ऊपर हवा में जब ह्यूमिडिटी का प्रमाण बढ़ता रहता है, तो वो ह्यूमिडिटी हवा में उड़ने वाले जो पोल्यूटेंट्स है, मट्टी है, धूल, मिट्टी, कीटाणु जो भी है, उसको हवा में ट्रैप कर लेती है। क्योंकि हवा में वो उछल के नीचे नहीं आते तुरंत। अगर वो नीचे आ जाते तो अलग बात होती, तो हमको इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो ऊपर उड़ जाते हैं और उधर अटके रहते हैं। तो ज्यादा समय तक पोल्यूटेंट्स, धूल, मिट्टी, वो जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अटके रहते हैं, उससे एयर क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। और एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, लंबे समय तक खराब रहती है। जब तक हवा नहीं चलती तब तक उसको प्यूरिफिकेशन या फिर वो वहां से चले नहीं जाते। एक ह्यूमिडिटी का हिस्सा, सेगमेंट अगर यहाँ पे लॉक्ड है, तो यहाँ पे आपका जो सेट ऑफ पोल्यूशन है या जो भी धूल मिट्टी इस एरिया में अटकी हुई है, जब तक हवा आके इसको पूरा बाहर नहीं लेके जाती दूसरी जगह पे, तब तक हमारा ये एयर जो है वो क्लियर नहीं होता, प्यूरिफाई नहीं होता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जमी रहने की वजह से बार बार ट्रिगर होती रहती है आपको। आप सांस लेते हो तो सांस में आपका ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज्यादा जाता है, उसके साथ साथ जो अटके प्रदूषण, धूल, मिट्टी, वायु, उसके जो कण है वो सारे अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाते जाते आपके नाक को और आपके फेफड़े के नली के जो म्यूकोजा है उसको इरिटेट करते जाते हैं। और वो इरिटेट करते जाने के बाद एक सर्टन लेवल होता है जब आपका बॉडी उसको प्रोटेक्ट करता है उससे आपको, या फिर उससे आपको रिस्पॉन्ड करता है, या उससे आपको बचा के रखता है। लेकिन बार बार ऐसे होने की वजह से वो एरिया में ट्रिगर पैदा होते हैं, और फिर आपका एलर्जी या आपका अस्थमा या फिर सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डैम्पनेस। तो जो ह्यूमिडिटी आ जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से हवा थोड़ी गीली गीली महसूस होती है, तो और वो गीली हवा और बाहर बारिश का मौसम, तो फिर जो है सन है ही नहीं, तो वो ड्राई कैसे करेगा। तो अपनी दीवारें थोड़ी मॉइस्ट लगने लगती है, कर्टन्स है या फिर आपके सोफा कुशन्स है वो भी थोड़े मॉइस्ट लगने लगते हैं। तो वो मॉइस्ट एरिया में कौन ग्रो करता है? फंगस। फंगस यानी फफूंद, मोल्ड। ये ऐसे डैम्प एरिया में ग्रो करता है। इसके लिए हमारे घर में बारिश में एक अजीब सी स्मेल आती है। तो हमको पता चलता है कि वो एरिया में अपने को क्लीनिंग ज्यादा जरूरी है, या फिर वो एरिया में कुछ गड़बड़ है, वहां पे जाने का नहीं, या फिर अगर जाओगे तो भी कुछ पहन के जाओ, सो दैट व्हेन यू आर क्लीनिंग दैट एरिया, आपको, आप उस फंगाई या फिर फफूंद या मोल्ड के जो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक्सपोज नहीं हो जाओ। अगर आप उसको एक्सपोज हो गए तो वो आपको सेंसिटाइज कर जाते हैं, और उससे आपको एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी या फिर इन्फेक्शन के कारण आपका जो सांस का प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिसऑर्डर, वो ट्रिगर हो जाता है। तो अ, जब हवा भी चलती है या फिर आप क्लीनिंग करते हो, तो वो फंगल का जो स्पोर्स है, उसको, वो स्पोर का प्रोलिफरेशन होता है, हवा में उड़ जाता है। और खासकर कौन से फंगल टाइप है जो आपको वर्स ट्रिगर होते हैं? जो एस्परजिलस टाइप का एक फंगस होता है, जो बहुत इजीली और बहुत आम तौर पे घर में या फिर कहीं पे गीली जगह पे फास्ट ग्रो करता है। और वो इतना फास्ट ग्रो करता है कि जिसके वजह से वो फास्ट ग्रो करता है और रैपिड प्रोड्यूस करता है। तो वो एरिया अगर आप जाओगे, क्लीन करोगे या फिर उधर ही ज्यादा समय तक बैठे रहोगे, तो वो आपके शरीर को सेंसिटाइज करता है, सेंसिटाइज करके वो बार बार ट्रिगर करता है। और जब वो ट्रिगर करता है तो आपका अस्थमा, सीओपीडी, एबीपीए या फिर हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स है उसको बाहर निकाल सकता है, या उसको एग्जैसरबेट कर सकता है, या आपकी कंडीशन को वर्सन कर सकता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट को पहले कभी किसी चीज की वजह से प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है फंगल के एनवायरनमेंट का या फंगल के आपके स्पोर्स का, तो वो जो लोग हैं बहुत इजीली सेंसिटाइज हो जाते हैं, और सेंसिटाइज होने के बाद उनको बाद में सांस फूलना, छींक आना, खांसी आना, दम लगना, सीने में टाइटनेस फील करना, खांसी आना और लगातार खांसी रह जाना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो है चालू होते हैं और वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता किस वजह से आपको तकलीफ हुई है। सो दिस इज द मेन कल्प्रिट, जो घर में ही रहता है, कहीं दीवार पे ग्रो कर रहा होगा, कहीं आपके बाथरूम के वॉल पे ग्रो कर रहा होगा, या कहीं खिड़की के बाजू में आपका एक छोटा सा एरिया जहाँ पे आपको डैम्पनेस आया रहेगा वहां पे ग्रो कर रहा होगा, या फिर अपने ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से जो अपन आप पेंटिंग करते हैं वॉल का कलरिंग वगैरह, वो भी ज्यादा तक टिक नहीं पाता, तो उसके पपड़ी निकलना चालू हो जाते हैं। तो जब वो पपड़ी निकलती है तो पपड़ी और वो जो आपका इंटरनल कोटिंग है बिटवीन सीमेंट एंड एवरीथिंग, पीओपी या फिर जो भी होगा लांबी वगैरह पुट्टी वगैरह, उसके अंदर मॉइस्चर इजीली पकड़ लेता है। तो वो मॉइस्चर पपड़ी और उसके गैप के बीच में सबसे कॉमनली आपको ये एस्परजिलस ग्रो करता हुआ मिलेगा। जब भी आप वो एरिया में क्लीन करोगे या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, लेकिन वो एरिया में आपका फैन चल रहा होगा या फिर एसी चल रही होगी, उसके वजह से वहां पे जो एस्परजिलस के फंगल स्पोर्स होंगे ना, वो उड़ेंगे, उछलेंगे हवा में, और फिर हवा में उड़ने के बाद, उछलने के बाद, एक तो हवा पहले से ही ड्राई है और सॉरी ह्यूमिड है, उसमें वो फोर स्पोर्स उछल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, एनवायरमेंट कंटामिनेट हो जाएगा। और वो कंटेमिनेटेड जो एनवायरनमेंट में से जब आप सांस लोगे तो वो स्पोर्स आपके सांस के नलियों में जाके बैठ जाएंगे, म्यूकोजा में जाएंगे, एयरवे में जाके उधर सूजन, सेंसिटिविटी या फिर अस्थमा अटैक या दमे का अटैक जैसे चीजें प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारी आंखों को तो दिखता नहीं है ये मोल्ड, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे बड़ा कल्प्रिट है टू बी अफेक्टेड एंड बी ट्रिगर्ड बाय इट ड्यूरिंग मानसून सीजन में, हम जिससे इजीली ट्रिगर होते हैं। तो इन्फेक्शन, ये सबको पता है, बारिश बरसात और ये मौसम में हम बाहर का खाना और वो सब अवॉइड करने का सजेशन देते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बारिश आई है तो अभी बाहर का सब बंद कर दो, जो भी है फ्रेश खाओ। ये मैडम जो अभी बोल के गए, मूड तो बना के गए मस्त में, यहाँ पे भी बारिश हो रही है कि चाय पकोड़े का मौसम है। तो द रीजन बिहाइंड चाय पकोड़ा इज टू हैव समथिंग वार्म, मतलब आप घर पे बैठो, चाय पकोड़ा का बस बहाना है, आप घर का गर्मा गर्म और फ्रेश बनाया हुआ खाना खाओ। सो पुराने अपनी जो दादी माँ वगैरह लोग सब हो है, या फिर अपना जो कल्चर है उसमें ये बताया गया है इनडायरेक्टली कि आप गर्मा गर्म खाओ ना चाय पकोड़े, दैट मीन्स कि जो भी चीज है बारिश में आपको हॉट हॉट चीजें खाना इज गुड फॉर योर हेल्थ, और उसके साथ साथ आप घर पे बनी हुई फ्रेश चीजें गर्मा गर्म खाने का मजा कुछ और है, मतलब गर्मा गर्म चीजें जो घर पे बनी है वो ही खाओ, उसका मतलब ही यही था। बस चाय पकोड़े का ट्रेडिशन हमने दे दिए, देख लिया और कैरी ऑन कर लिया, लेकिन उसके पीछे का जो मैसेज था उसको हमने इग्नोर कर लिया। तो ये इतनी डीप चीजें हैं जो हमको समझ ही नहीं आती अनलेस एंड अनटिल कोई डिकोड करता है हमारे लिए। सो बाहर सीजन जैसे चेंज होता है, हवा का डायनामिक बदलता है, मौसम बदलता है, बहुत सारा चीजों का, हम कहते हैं मौसम बदल गया है तो कुछ चीजों का सीजन आता है, कुछ चीजों का सीजन चला जाता है, तो ये जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो ट्रांजिशन पीरियड कुछ कुछ जंतु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे ही वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, या फिर कुछ जो एयरवे डायनामिक हो जाता है उसमें वो उनका प्रमाण ज्यादा होता है, उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है और फिर वो डिसेमिनेट हो जाते हैं हवा में। लेकिन अगर अगेन वो ह्यूमिडिटी की वजह से वो एनवायरनमेंट में ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने की वजह से फिर आप वही हवा ले रहे हो अंदर और छोड़ रहे हो, तो उसके वजह से आपको बार बार वो आपको सेंसिटाइज करता है इन्फेक्शन और फिर ट्रिगर कर लेता है। तो कभी कभी अपने घर में ज्यादा कुछ गर्दी हो, लोग हो, तो फिर सफोकेशन सा फील होता है, क्योंकि सब लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कभी आप ट्राई करके देखना, जब सांस छोड़ोगे तो आपको हवा गर्म लगेगी,
तो जब गर्दी होगी, क्राउडेड जगह होगी, वहां पे सांस लेके जब आप छोड़ेंगे, वहां पे हवा गर्म, मतलब ऑलरेडी मॉइस्ट होती है हवा, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, बाहर ह्यूमिडिटी है, अंदर ह्यूमिडिटी है, और गर्दी हो गई तो उधर ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से गर्दियों में इन्फेक्शन ज्यादा आसानी से और ज्यादा तेजी से फैलते हैं। और वाटर कंटेमिनेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है हमारे नाले और बहता हुआ बारिश का पानी कहीं पे भी मिल जाता है। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर का हमारे पास सेग्रीगेशन इतना अच्छे से नहीं है। भले जो वाटर लाइन पाइपलाइन हमारे पास आती है वो पहले से ही प्यूरिफाई करके आती है, भले आप घर पे वाटर प्यूरिफायर लगा के उसके पीते हो, लेकिन कभी कभार हम टैप वाटर भी यूज कर लेते हैं जस्ट टू रिंस आवर माउथ और एनीथिंग। बट इवन दैट कैन बी रिस्की समटाइम्स इफ दैट एरिया इज कंटेमिनेटेड, दैट पाइपलाइन और दैट आपका स्टोरेज एरिया है अगर वो कंटेमिनेट हो गया, सो इवन दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो वाटर कंटेमिनेशन की वजह से आमतौर पे हमने क्या सुना है कि पेट की बीमारियां होती है, स्टमक इन्फेक्शन होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका स्टमक इन्फेक्शन या पेट का इन्फेक्शन होने की वजह से आपका शरीर जो है उसमें बिजी हो जाता है। शरीर उसमें बिजी होता है, उसको ठीक करने में एंगेज होता है, उसके वजह से आपका इम्यूनिटी जो है वो डाइवर्ट होता है। सो इमेजिन यू हैव बॉडीगार्ड्स, तो दो बॉडीगार्ड्स है, लेकिन एक बॉडीगार्ड कुछ काम देखने चला गया तो ये एक ही रह गया ना। सो बिकॉज ऑफ सम स्टमक इन्फेक्शन और स्टमक अपसेट और सम स्टमक इश्यूज और वाटर कंटेमिनेशन इन्फेक्शन की वजह से आपका इम्यूनिटी का थोड़ा हिस्सा डाइवर्ट हो गया। तो आपका बचा कुचा इम्यूनिटी आपको कितना बचा पाएगा? सो दैट इज द रीजन कि इम्यूनिटी आपका बारिश में कम हो सकता है बिकॉज ऑफ सम अदर इन्फेक्शन। एंड इम्यूनिटी आपका कम हो जाएगा तो आपका डिफेंस लाइन कम हो जाएगा, डिफेंस लाइन कम हो जाएगा तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होगा तो आपके लंग्स पे लोड पड़ता है। जितने बार इन्फेक्शन होता है उतने बार आपके लंग्स पे लोड पड़ता है, और हर बार इन्फेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा आपका लंग्स जो है वीक होने लगता है। सो दैट्स व्हाई एज वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कौन से कॉमन कल्प्रिट्स है ये मौसम में? हमारा फेवरेट वायरस इन्फ्लुएंजा, जो हर सीजन ट्रांजिशन में उसको ऊपर उठना होता है, उसको देखना होता है कि कहीं मेरा सीजन तो नहीं आया, कहीं मैं अपनी प्रजा ना बढ़ा दूं। दे ऑलवेज एवरीबडी इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो एवरीबडी एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू मल्टीप्लाई। हर एक कीटाणु जीवाणु जंतु को खुद की सेना बनानी है, खुद का पॉपुलेशन बनाना है और दुनिया पे राज करना है। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, आरएसवी मतलब रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कॉमन अपना फेफड़े का इन्फेक्शियस एजेंट है, लिजियोनेला निमोनिया और एस्परजिलस फंगस। सो ये बहुत ज्यादा कॉमन कल्प्रिट्स हैं जो अपने फेफड़े को, सांस की नली को और आपके इवन नोज थ्रोट को इजीली अफेक्ट करता है। सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, सीजनल वेरिएशन, हमारे लंग्स बहुत जो है इजीली ससेप्टिबल हो जाते हैं। मतलब क्या है, लंग्स वीक हो जाते हैं, आसानी से वेलकम करते हैं इन्फेक्शन को अपने बॉडी में ग्रोथ करने को। और अपना ह्यूमन बॉडी इज लाइक इंडिया, वेलकमिंग एवरीबडी। मतलब जो भी अंदर आता है, दूधो नाओ पूतो फलो ऐसे करके वो ग्रो कर जाता है। और जब इन्फेक्शन अपने शरीर में ग्रो कर जाता है तो अपने शरीर की इम्यूनिटी उसको संभाल नहीं पाती, फिर हमको इन्फेक्शन की वजह से तकलीफें दिखना चालू होता है, यानी कि सिम्टम्स। तो जैसे कि रेन्स, ये तो हमने देखा है कि जब हवा डैम्प होती है तो उसमें कुछ ट्रैप हो जाता है वगैरह। लेकिन बारिश होके गिर के चली जाती है और कुछ समय के लिए जब धूप आती है तो वो धूप से आजू बाजू का एरिया जो है वो ड्राई हो जाता है। तो कहीं से नाले बह के आए हैं, कहीं से कोई और कुछ हुआ है, तो वो जो सब गंदगी है वो सूख जाती है, और थोड़े टाइम बाद हवा आने के बाद वो फिर वो जो चीजें हैं हवा में उछलने लगती है। तो डस्ट, बारिश गिरने की वजह से डस्ट सेटल भी हो गई, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो जो पार्टिकल्स हवा में रहते हैं वो इजीली इन्फेक्शन कॉज कर जाते हैं, और वो इन्फेक्शन जो है फिर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंटेजियस इलनेस। स्प्रेड से फैलने वाले साथी की बीमारियां जो हम बोलते हैं एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वगैरह, वो स्प्रेड आउट होती है। और जब जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे फेफड़े का जो कैपेसिटी है, फंक्शन है, उसको इम्पैक्ट पड़ता है। वो
इतना स्मूथली काम नहीं कर सकता। इंडोर एयर क्वालिटी कम होने की वजह से क्यों कम होती है? क्योंकि हमको आदत है कि विंडो बंद रखने का, कपड़े अंदर सुखाने का, और विंडो बंद रखने की वजह से आपका जो है हवा अंदर नहीं आता है। भले ये मौसम में सन तो होता ही नहीं है, लेकिन सनलाइट नहीं आता है तो ड्राइनेस नहीं होता है। और कपड़ों कपड़ों गीले कपड़े भी हम अंदर सुखाते हैं तो उसके वजह से अलग मॉइस्चर और एक अलग स्मेल सा जो है वो पकड़ा रहता है एनवायरनमेंट में, और वो वेंटिलेशन ठीक से नहीं होता है तो इजीली मोल्ड, माइट्स, मतलब जो डस्ट के कीटाणु होते हैं, माइट्स, और अदर डैम्प रिलेटेड पैथोजेंस होते हैं, वो भी इजीली ग्रो कर जाते हैं, और फिर उसके वजह से सांस के नली में सूजन आती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स आना चालू होता है। So, what can be complications of monsoon season in chronic lung disorder patients? तो अभी हमने देखा कि मानसून में हमारा आसपास क्या एनवायरमेंटल चेंज होता है, और अभी हम देखेंगे कि ये एनवायरमेंटल चेंज की वजह से क्रॉनिक सांस की बीमारियों वाले पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो अभी देखा कि पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, एलर्जन इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से बार बार सांस की नली में सूजन आ सकती है, या अगर सांस की नली में सूजन पहले से है तो वो बढ़ सकती है और उसके वजह से एग्जैसर्बेशन आ सकता है। एग्जैसर्बेशन मतलब क्या? हम ज्यादा Uh, Dr. Pranali, खांसी, your voice is फूलना। breaking. I think there is some network issue, I guess. Am I audible now? Yes, perfect. Much better. Thank you. Okay, all right. सो वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी फेफड़े के लिए हानिकारक होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस जो फंगस या फिर डस्ट माइट्स के वजह से आपको बढ़ सकते हैं। अपने वाटर का हमने डिस्कस किया कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन की वजह से जब पेट का इन्फेक्शन होता है या पेट खराब हो जाता है तो पेट खराब हो जाने की वजह से स्टमक अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, स्टमक इंटेस्टाइन। तो जो भी हम दवा लेते हैं वो दवा उसको शोषण करते हैं पेट से, तो वो ऑब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाते सिस्टम में, क्योंकि पहले से ही आपका पेट खराब होने की वजह से वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से आपको दवा काम नहीं करती, तो जो पहले पेट खराब हो जाता है उसकी वजह से आपका जो रूटीन मेडिसिन चल रहा है उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और अगर उसका अब्जॉर्प्शन कम हो गया तो आपको प्रिवेंटिव इफेक्ट जो आपको आ रहा था पहले दवा से, उसका रिजल्ट मिल रहा था, वो नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से आपका फेफड़ा भी वीक हो जाता है और उनको तकलीफ होना चालू होती है। फिर आपको हॉस्पिटल विजिट्स या फिर आपके पल्मोनोलॉजिस्ट को बार बार विजिट करना पड़ता है। भले आते जाते एक और कॉम्प्लिकेशन आती है, दैट इज ट्रांजिट टाइम में आपको बारिश से डील करना पड़ता है, जहां पे आप भीग जाते हो तो उधर आपको कोल्ड एक्सपोजर आता है, अनदर कॉम्प्लिकेशन फॉर दैट। ऐसे एनवायरनमेंट के डैम्पनेस, ड्राइनेस और गीले गीले चीजों की वजह से शरीर में भी कभी कभी पानी धरा धरा रह जाता है। तो जिनको थोड़ा सा हार्ट का भी इश्यू है, लंग्स के प्रॉब्लम्स के साथ, उनको सांस में सांस लंग्स में सूजन आ सकते हैं, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर होते गए, सूजन सांस की नली में आता गया और वो इन्फेक्शन टाइमली ट्रीट नहीं हुआ, टाइमली डायग्नोस नहीं हुआ, तो वो जो है छोटा सा हिस्सा फेफड़े का जो है थोड़ा खराब कर जाते हैं, और उधर उसके वजह से इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टाइसिस ऐसे चेंज हो जाता है स्ट्रक्चरल, उसकी वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है। और जब ये ब्रोंकिएक्टाइसिस होता है तो फेफड़े का स्ट्रक्चर में एक छोटा सा खड्डा बन जाता है, और वो खड्डे में अगेन वापस जाके आपके फंगस जैसे बैक्टीरिया, फंगस बैक्टीरिया वहां पे जाके उधर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये आमतौर पे उन पेशेंट में होता है जिनका प्रतिकार शक्ति कम होता है, या तो जिनको पेट का बार बार इन्फेक्शन होता है, या तो जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी जैसी किडनी की बीमारियां वगैरह है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो हम बोलते हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन आपको बार बार डॉक्टर के पास या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत पड़ जाती है। क्या कर सकते हैं हम टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स? तो पहले तो
ह्यूमिडिटी से तो हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। जैसे एनवायरमेंट बदलता है, मौसम बदलता है, हमको उससे डील करना पड़ता है। तो डैम्प एरिया हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डैम्प एरिया अवॉइड करने के लिए आप हमारे पास डी होने चाहिए। और मोल्ड प्रोन एरिया है, जैसे कि मैंने बताया कि खिड़की का पास का दीवार जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, या फिर बाथरूम के बाजू की दीवार जहाँ पे लीकेज होने का चांस होता है, या घर में कोई भी एरिया ऐसे होगा जहाँ पे पाइपलाइन से वाटर लीक हो रहा है, तो वाटर लीकेज आपको ठीक करवाना है। और जो दीवार आपकी गीली हो जाती है बारिश में, उसको बाहर से प्रोटेक्शन देना है आपको, एंटी लीक प्रोटेक्शन यूज करना है। कुछ भी काम नहीं आए तो आपको ताड़पत्री लगवा लेनी है ताकि वाटर सीप इन ना हो जाए अंदर। और मोल्डी एरिया आया तो उसको क्लीन करने के लिए भी आप सोल्यूशन बना सकते हैं, सोडा बाइकार्ब और उसका विनेगर का इक्वल प्रोपोर्शन करके फ्रीक्वेंट आप उसको स्प्रे करके आप क्लीन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्लीनिंग इज दैट यू हैव टू वेयर मास्क। प्रॉपर मास्क पहन के आपको N95 वाला मास्क पहन के करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब तक वो एरिया काला नहीं हो जाता तब तक हमको समझता नहीं है कि वहां पे फफूंद लगा है। लेकिन उसके बहुत पहले से ही उनका आक्रमण चालू हो जाता है, हमारे अंदर संक्रमण चालू हो जाता है, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हमको ये प्रॉब्लम कब से हो रही है। जब वो चीजें काली काली दिखनी चालू नहीं होती तब तक हमको खबर भी नहीं पड़ती कि यहाँ पे फफूंद उग रहा है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि घर में डैम्पनेस और गीला एरिया ही रहने नहीं देना चाहिए। दैट कैन गिव यू प्रोटेक्शन। इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपन को अच्छा वेंटिलेशन रखना पड़ेगा, मोल्ड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। एयर प्यूरिफायर जिसमें हेपा फिल्टर हो वो यूज करेंगे तो उससे अलग ये होता है। एयर प्यूरिफायर की वजह से आपका जो हवा में, ह्यूमिड हवा में अटका हुआ एलर्जन, पोल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर है वो फिल्टर हो जाता है। वाटरबॉर्न इन्फेक्शन, जैसे कि अपने को बहुत बचपन में दादी नानी वगैरह सब बताते थे, स्कूल में सिखाते थे कि पानी जो है उबाल करके पीना। भले आप आरओ या प्यूरिफायर से करते हो, लेकिन उसका प्यूरिफाइंग कैंडल अगर आपने टाइम से चेंज नहीं किया है तो वो आपका अपना फिल्टरिंग का काम छोड़ देता है, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता। तो उसके वजह से आप एक हैबिट ही डाल दो कि जो भी आप पानी पियोगे, मेक श्योर आपने गर्म करके ठंडा किया हुआ है, या प्रेफर लूक वार्म वाटर इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ चाय भजिया। चाय भजिया नहीं तो एटलीस्ट गर्म पानी तो पी लो। तो गर्मा गर्म पियोगे, गुनगुना पानी पियोगे, ज्यादा गर्म पियेंगे तो आपको थ्रोट में ड्राइनेस हो जाएगी, दैट इज अगेन अ कॉम्प्लिकेशन टू हैव अनदर इन्फेक्शन। सो बॉईल करके प्यूरिफाइड वाटर आपको पीना इज ऑलवेज सेफ, जिसकी वजह से आपके पेट में इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैलेगा। पेट में इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। आपको इम्यूनिटी मेंटेन रहने की वजह से आपको मेडिसिन का जो अब्जॉर्प्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, उसकी वजह से आपको लंग्स में जो है कोई सिम्टम्स आने को चांसेस कम रहेंगे। इट्स ऑल प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा ये नहीं कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपको बस हो गया, ये मिल गया आपको अमृत, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें जो अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो अच्छे रहोगे। अ, गर्दी की जगह आपको अवॉइड करनी है। जिस एरिया में अच्छे से वेंटिलेशन नहीं है वो एरिया को यूजुअली, जिनको पता है कि आपको फेफड़े की बीमारी है या सांस की नली में सूजन है या आपको बार बार ऐसे इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी के होते रहते हैं, वो लोग ऐसी जगह अवॉइड करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि क्राउडेड एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ये एयरबोर्न इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस होते हैं। तो वी कैन अवॉइड द क्राउड, और क्राउड अवॉइड करने की वजह से हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं ऑल टुगेदर। ये सेमी अमृत की बात चल रही है अभी कि आपको वैक्सीनेशन सीरियसली लेने हैं। वैक्सीनेशन बहुत टाइप के होते हैं, फ्लू के होते हैं, निमोनिया के होते हैं। तो आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करके वो वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन उसको बारिश के पहले लेंगे तो उसका इम्यूनिटी बारिश तक बन सकता है और फिर आपको प्रोटेक्शन देगा वो। तो आपको भले आपके कितने भी आसपास सेंसिटाइजेशन ट्रिगर्स हो, तो आपको थोड़ा सा एक इम्यूनिटी मिल जाता है, आपको एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शन लाइक फ्लू एंड न्यूमोनिया। सो वैक्सीनेशन को आपको सीरियसली लेना है, वो आपके फेफड़े का एकदम से बाहरी अच्छा सपोर्ट है जो तुरंत इन्फेक्शन होने से उसको बचाता है। और सडन टेम्परेचर चेंज मतलब के अवॉइड करना है, मतलब कैसे है कि हम एसी से नॉर्मल रूम में चले जाते हैं, फिर नॉर्मल रूम से वापस एसी में चले जाते हैं,
ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन है, इससे आपका फेफड़ा और बॉडी को अडेप्टेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड फिर वो ट्रांजिशन में जब आप ठंडे से गर्म में जाओगे तो आपको इजीली इन्फेक्शन ट्रिगर हो सकता है, और आपके सांस की नली में एकदम स्पाज्म आ सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर पेशेंट विद एयरवे डिसऑर्डर्स। घर पे अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो उसका हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ एरिया में सुखा रहे हैं वो एरिया ड्राई है, और डैम्पनेस वहां पे अटक नहीं रहा है। और कपड़े को यू कैन, सबके घर में अगर मशीन्स होते हैं तो ट्राई टू डबल स्पिन इट, क्योंकि एक बार स्पिन करने से वो डैम्प ही रह जाएंगे तो वो अच्छे से सूखेंगे नहीं। तो ट्राई टू स्पिन इट मोर। आप डबल स्पिन करके उसको ज्यादा एक्सेस वाटर जो उसका होता है वो निकाल लोगे, तो वो निकालने की वजह से थोड़े कम डैम्प रहेंगे और फिर जल्दी सूखेंगे। और आप जो भी प्लस माइनस करते हो, डॉक्टर ने 2 बार बोला तो मैं एक ही बार ले रही हूँ, रोज बोला तो मैं एक दिन छोड़ के ले रही हूँ, तो ये जो स्टंट्स होते हैं, ये आपके जो अपने अपने लेवल के मैनिपुलेशंस होते हैं, उसको बारिश में आप रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। जो भी आपके इनहेलर, ब्रोंकोडायलेटर, स्टीरॉइड्स, एंटीफाइब्रोटिक्स, जो भी आप दवा ले रहे हो वो आप रेगुलरली लो तो अच्छा है। जितना सिंसियरिटी होगा आपका दवा लेने में और फॉलोअप्स रखने में, एक्सरसाइज करने में, उतना आप कम बीमार पड़ते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अच्छी बात ये होती है कि जब आपको पता है कि इतनी चीजें मुझे रखनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस में अभी आपको डरना है, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन में आपको सोच विचार करके, इग्नोर ना करके डॉक्टर के पास चले जाना है। मतलब जब आपका खांसी बढ़ जाता है, या फिर आपका बलगम जो है वो ज्यादा निकलने लगता है, या बलगम का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, अचानक से सब सही चल रहा है लेकिन आपका सांस फूलने लगता है, आपको सीने में घर घर या सुई सुई ऐसा आवाज आता है, सारा दवा ले रहे हैं आप, सारी चीज सिंसियरली कर रहे हैं, आपके घर में भी ड्राइनेस है, डैम्पनेस नहीं है, सब साफ सुथरा है, कहीं पे भी मोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, तो इट कैन बी एन इन्फेक्शन। तो यू शुड कंसल्ट आप अपने डॉक्टर को। इस जो प्रमाण बदला है आपके खांसी, सर्दी और स्पुटम प्रोडक्शन में, आपके दम में, तो आपको उसको लाइटली ना लेके आपको आपके डॉक्टर को दिखाने जाना है, फॉलोअप में जाना है, तो आप उसको टाइमली जो है कंट्रोल कर पाओगे और उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, क्लीनिंग के टाइम पे आउटडोर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, क्राउडेड स्पेस में अगर आपको जाना रहेगा तो इट इज सेफ टू यूज मास्क, और N95 होगा तो अच्छा होगा। कोविड में हमने सीखा हाथ को अच्छे से धोना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रेनी सीजन, कि आपको इसेंशियल प्रिवेंशन वायरल इन्फेक्शन करने के लिए हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। हैंड हाइजीन के साथ साथ हमको हर बारी जो है कफ हाइजीन और स्नीज हाइजीन का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जब छींकोगे तो आप हैंकी लेके छींको, अगर आपको हैंकी अवेलेबल नहीं है टिश्यू ले लो, कुछ अवेलेबल नहीं है, हाथ को ऐसे करके आपको आपके मुंह को कवर कर लेना है। तो जब आप मुंह को कवर कर लोगे तो बाजू बाजू के एरिया टाइट से बंद कर देना है। तो टाइट करोगे तो जो भी आएगा आपके हाथ में आएगा, उसको आप धो दोगे, सब ठीक हो जाएगा। दैट इज द सेफेस्ट वे। और फिर भी वो आप नहीं कर पाए तो आपको स्लीव्स में ऐसे छींकना है। सो कफ हाइजीन, स्नीजिंग हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी है, अलोंग विद गुड हैंड हाइजीन। और जो स्मोकिंग करते हैं तो उन्होंने अगर बारिश में छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, रिड्यूस करना भी बहुत अच्छी बात है। इंडोर पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ सम चिमनी, या फिर कुछ अलग टाइप का आपका बर्निंग डिवाइस होता है, या फिर चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ऐसी सब जगह इसके वजह से आप इंडोर पोल्यूशन जो होता है, या फिर कुछ स्पाइसी अलग सा तड़का करते हो जिससे घर में धुआं वगैरह आने का चांस होता है, तो उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो कब हमको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए? सो दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। जब आपका थोड़ा सा ही बलगम का प्रमाण बढ़ता है, और आपका सांस में थोड़ा सा ही चेंजेस हो सकता है, तो आप फॉलोअप ले सकते हो, या फिर आपको जो आपका एक्शन प्लान देते हैं डॉक्टर्स, आई ऑलवेज सी टू इट कि मैं अपने पेशेंट्स को एक्शन प्लान दूं कि ये थोड़ा सा होता है, ये कम होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए।
पल्स ऑक्सीमीटर पे आपको नापना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन पहले कैसा रहता है और सीजन चेंज पे तकलीफ होता है तब कैसा होता है। उसमें गैप अगर 3-4% का आता है तो आपको डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। आपको आपका कफ का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। कफ का कलर चेंज होके एकदम गंदा सा येलो या ग्रीन हो गया है या फिर उसमें स्मेल आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आप जो नॉर्मल काम कर लेते हो घर में, खुद का या फिर घर का, वो करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आई हो और सांस फूल रहा होगा, दैट इज द टाइम दैट आप सीख करो कि आप डॉक्टर से मिलने का टाइम आया है। वो चीज आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कोई चीज आप करते हो एक्शन प्लान के मुताबिक आपके फेवर में नहीं जाती है, 3 दिन हर एक बीमारी का एक प्रोग्रेशन होता है, तो मैं दिन के हिसाब से नहीं बता सकती लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से बता सकती हूँ कि तेज बुखार आ रहा है, लगातार आ रहा है, पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो रहा, कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही है, आपको सांस मैक्सिमम दवा चल रही है आपकी जो आपको डॉक्टर ने बताया था आपके प्लान के मुताबिक, रेगुलरली ले रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, गंदा सा पीला सा बलगम, ग्रीन सा बलगम निकल रहा है जिसको स्मेल भी आ रहा है, तो दैट इज द टाइम यू गो अहेड एंड मीट योर डॉक्टर एज पर योर प्रोटोकॉल। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आपको अर्ली भी उनको मिलना है। So that's about it from me. If you want to know anything more, please ask questions. Tell me, how can I help you? Thank you, Dr. Pranali. I think so. This was quite insightful. आपने बहुत, I would say, specifically एकदम ये किया, सारे doubts एकदम easily आपने tips दिए हैं कि सबको समझने के लिए कि क्यों चीज करनी है. That is also very important. And very nicely said कि consult your doctor first अगर कुछ exacerbations होते हैं, because बहुत बार हमने देखा है कि कुछ देसी इलाज किया जाए, खुद से medications manage किए जाए, which is not right most of the time. So it's better that you consult your doctor, your chest physician. That is the biggest takeaway I would say from today's session. We do have some questions already. Would you please stop the screen share? Then we can take the questions as well. Yes, sure. And घरेलू नुस्खा हम कर सकते हैं, जबकि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत बदलाव है, तब हम कर सकते हैं घरेलू नुस्खा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सब लोग कपड़े पहन के दरवाजे के बाहर जाने से पहले पहला चीज किचन में ढूंढते हैं कि मैं इधर क्या कुछ कर सकता हूँ जाकि मुझे घर के बाहर नहीं जाना पड़े। सो दैट इज ओके, बट लाइक आई सेड कि वो जो आपका ऑक्सीजन कम होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फीवर आपका कम नहीं हो रहा है, आपको जो है जो नॉर्मल काम करने में, आपको बाथरूम टॉयलेट जाने में, नहाने धोने में दिक्कत हो रही है, तो इतना सारा चीज जो है ये आपके किचन में आपको कुछ नुस्खों में उसमें आराम नहीं मिलने वाला है, वो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट ही देंगे आपके, जो फिर जो चेंजेस करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा आराम से। तो दैट इज द मेन थिंग जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे रेड फ्लैग्स है, ये आ गए हैं तो मुझे जाना है मेरे ग्रीन फ्लैग वाले डॉक्टर के पास। exactly, very well said, I would say. And बहुत सारे आपने tips दिए हैं जो main as I would like to add is vaccination. Many patients are very reluctant to even vaccinate flu pneumonia के लिए. हम बार बार याद दिलाते रहते, बारिश होने वाली है शुरू, प्लीज वैक्सीन ले लीजिएगा, फ्लू का वैक्सीन ले लीजिएगा. सो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट टेक अवे फ्रॉम टुडेज टॉक कि आप अपने रेगुलर वैक्सीन ले, उसको नजरअंदाज ना करें. जो इन्होंने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जस्ट डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि अगर एक इन्फेक्शन में आप लैंड अप हो गए तो वो और ज्यादा दिक्कत देगा आप लोगों को. Okay, so उसके पहले प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, राइट? यस। Okay.